हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक किंगडम है, किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम में टोटल 5 किंगडम है, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। उनमें से आज हम जो है मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा जगत में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो याद रखेंगे, मोनेरा जगत में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा के अंदर में सभी जीव कैसे होंगे? बोलो, एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेल्युलर। और इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। कैसे होंगे ये? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, सेल 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो ये कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, मोनेरा में ज़्यादातर जितने भी हैं वो सब के सब जो है क्या कैसे हैं? बैक्टीरिया ही हैं। क्या हैं? बैक्टीरिया। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा में मेन कौन है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। अच्छा, जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स है। मतलब मोनेरा किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बाकी किंगडमों से सबसे क्या है? ज़्यादा है। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा मोनेरा किंगडम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इन टॉपिकों के थ्रू से हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है शुरू में कैरेक्टर्स में, बस इतना याद रखेंगे कि ये यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, दूसरा ये सोल मेंबर होता है, बैक्टीरिया होता है मोनेरा का सोल मेंबर, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स यहाँ पाए जाते हैं। बाकी के जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं वो हम इन टॉपिक्स के थ्रू से हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इसमें 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे आगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? हैबिटाट। ठीक है, यानी कि इनके जो आवास है वो कहाँ है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर और शेप के बारे में। तीसरा इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि खाते पीते कैसे हैं। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपने जैसे बच्चे पैदा कैसे करते हैं, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, प्रोजेनी। और इनके टाइप, आखिरी में देखेंगे इनके टाइप्स के बारे में, और साथ में देखेंगे इम्पॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके सभी टॉपिक को क्या करेंगे? कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं हैबिटाट को। ठीक है, देखो इनको क्या कहा जाता है पता है? बैक्टीरिया को, मोनेरा वाले को कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह। हमको ये सॉइल में भी दिख जाएंगे, हमको ये एयर में भी दिख जाएगा, हवा में भी दिख जाएगा, हमको ये वाटर में भी दिखता है। ठीक है, पानी में भी पाया जाता है, हवा में भी है, सॉइल में भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। इसके अलावा ये अनयूजुअल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ बाकी चीज़ें नहीं पाई जा सकती। जैसे हाई टेम्परेचर पर भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? हाई टेम्परेचर पर। किसमें? हाई टेम्परेचर पर। और हाई टेम्परेचर के अलावा लो पीएच पर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लो पीएच पर भी। ठीक है, इसके अलावा यानी कि एसिडिक नेचर पर। कैसे? एसिडिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, डीप सी में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? डीप सी में, समुद्र की गहराइयों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इनमें ये पाए जाते हैं। मतलब हर जगह पाए जाते हैं। पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह, इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है? इनको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है। दूसरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर और शेप के बारे में, तो हम इसमें याद रखेंगे, इसको आगे मैं बताता हूँ। ये 4 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर, इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो ये 4 टाइप के होते हैं, और इनका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हर तरह के बैक्टीरिया को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर और शेप की तरफ।
चलिए तो आइए देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर और शेप के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेप के बारे में। तो ये 4 शेप्स में मिलते हैं। कितने शेप में मिलते हैं? 4 शेप में। जितने भी बैक्टीरिया हैं मोनेरा वाले वो सब 4 शेप में मिलते हैं। ठीक है, पहला वाला को क्या बोलते हैं? कोकस। एक का नाम क्या है? दूसरा बेसिलस, तीसरे का वाइब्रम, ठीक है, और चौथे का स्पाइरिलम। ये 4 अलग अलग टाइप है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? देखो, जो कोकस होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल, मतलब गोल। ठीक है, इस तरह से होता है। जो बेसिलस होता है वो रॉड शेप होता है। कैसा होता है? बोलो, रॉड शेप। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा चपटा होगा। कैसा होगा? थोड़ा सा चपटा होगा। इसी तरह वाइब्रम या विब्रम जो है, ठीक है, वो कॉमा के जैसा होता है। कैसा होता है? कॉमा। ओके, कॉमा, कॉमा लगाते हैं ना वैसे करके, अल्पविराम, वैसे ही देखो कैसे होता है, ये इस तरह से। ठीक है, और भी दूसरा शेप बना सकते हैं, कॉमा के जैसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे, वैसी इच्छा। एक है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल होगा, मुड़ा हुआ। कैसा होगा? मुड़ा हुआ। देखो ऐसे करके, ये ऐसा मुड़ा हुआ बना सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, स्पाइरुलम। ठीक है, ये ऐसे मुड़ा हुआ होगा। तो 4 शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, और उन शेप्स के अकॉर्डिंग उनका नाम है। स्फेरिकल रहेगा। अगर स्फेरिकल रहेगा, क्या रहेगा? अगर स्फेरिकल रहेगा तो कोकस, अगर रॉड शेप रहेगा तो बेसिलस, अगर कॉमा शेप रहेगा तो वाइब्रम, अगर स्पाइरल शेप में होगा तो स्पाइरिलम। ठीक है, ये 4 शेप है, चारों को याद रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जो स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स बनाने वाला बैक्टीरिया कौन है? बेसिलस। इसको भी याद रखना है हमको। ठीक है, एक लौता टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो स्पोर बनाता है कौन है? बेसिलस। ठीक है, स्पोर्स बनाने वाले। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना है हमको फ्लैजेला के बारे में। ठीक है, फ्लैजेला, देखो फ्लैजेला क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया में पूंछ के जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है। ये इसको मोटिलिटी देता है, यानी कि इसको घूमने फिरने में जो है क्या करता है? हेल्प करता है, मोटाइल बनाता है। ठीक है, मोशन देता है। ठीक, तो मोटाइल कैरेक्टर को शो कौन करता है? फ्लैजेला। ठीक है, अब ये 4 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, इन चारों के चारों टाइप के बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं पाया जाता। जैसे हम अगर बात करें कोकस की, तो कोकस में कोई भी फ्लैजेला, नो फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। ठीक है, कभी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पाइरिलम, स्पाइरिलम जो है उसमें फ्लैजेला पाया ही जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया ही जाएगा इस तरह से। ठीक है, पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, उसको बाद में देख लेंगे हम टाइप ऑफ फ्लैजेला में। ठीक है, तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, इसमें फ्लैजेला क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। जितने तरह के स्पाइरिलम, जितने अलग अलग टाइप के स्पाइरिलम्स आते जाएंगे वो सब के सब में फ्लैजेला रहेगा। ठीक है, लेकिन जितने टाइप के कोकस हैं, जैसे कि आपका जो है डिप्लोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, नॉर्मल कोकस हो गया, किसी भी कोकस वाले टाइप, अलग अलग टाइप के कोकस हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप हैं। तो उन किसी में भी क्या नहीं पाया जाएगा? बोलो, फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। जबकि स्पाइरिलम के हर एक टाइप के अंदर जितने भी स्पाइरिलाई हैं, जितने भी स्पाइरिलम हैं, वो सब के सब में क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला। इसमें बिल्कुल भी फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, इसको दिमाग में भर लेना है। इसके अलावा बेसिलस और विब्रियम में फ्लैजेला पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। मे बी प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सब में पाया जाएगा ऐसा नहीं है, और सब में नहीं पाया जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन कोकस में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा और स्पाइरिलम में हमेशा पाया जाएगा। तो ये कुल 4 तरह के क्या हैं? 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर के बेस पर 4 टाइप के क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। क्या हैं? 4 टाइप के बैक्टीरिया। उन्हें फ्लैजेला पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, वो भी मैंने आपको जो है बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया का क्या देखेंगे? डायग्राम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने बना रहा हूँ।
एक स्टैंडर्ड, देखिए ये सभी बैक्टीरिया को एक साथ मिला के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कई टाइप के बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कई में नहीं पाया जाता, ठीक है। किसी में फ्लैजेला पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। तो मैं सबको एक्यूरेट बना रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड जो है बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आउटर सेल, आउटर लेयर बना रहा हूँ, ये 3 लेयर्ड बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं सब में 3 लेयर्ड हो, ठीक है। किसी में आउटर मोस्ट जो लेयर है ये नहीं पाया जाता, ठीक है, ये नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फ्लैजेला, क्या बना रहा हूँ, फ्लैजेला, ठीक है। ये फ्लैजेला बन गया, फ्लैजेला, ठीक है। इसके अलावा इसके पीछे में एक स्ट्रक्चर होता है इसके बाद, ठीक है, इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से कई बैक्टीरिया में ऐसे धागे के जैसा जो है कुछ लाइनें पाई जाती, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं। कुछ इस तरह से निडल शेप में इस तरह से पाए जाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको सिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, अंदर वाला मेम्ब्रेन, इस अंदर मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप के होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग शेप्स वाले होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जो इस तरह से स्वतंत्र होकर मॉडिफाई होकर क्रोमैटोफोर्स बनाते हैं, ठीक है। क्रोमैटोफोर जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, इसको बताऊंगा आगे मैं। इसके अलावा इसमें कुछ राउंड शेप के भी क्या होते हैं, बोलो, एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है, वो पाया जाता है। इसके अलावा इसे डॉट स्ट्रक्चर के जैसा राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो है एक्स्ट्रा बॉडीज़ भी पाई जाती है जो स्टोरेज का काम करती है, ठीक है, क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। तो ये एक क्या है, एक स्टैंडर्ड जो है बैक्टीरिया का क्या है, डायग्राम है। अब हम इसमें जानेंगे कि हर एक पार्ट जो है क्या क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे इधर देखिए, अगर हम इधर देखते हैं अगर हम लोग, तो ये 3 लेयर है, कितने लेयर है, बोला 3 लेयर। ये पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया और ये तीसरा लेयर हो गया, ठीक है। कितने लेयर हो गए, कुल 3 लेयर हो गए, कितने लेयर हो गए, 3 लेयर। ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। जो बीच वाला है उसको बोलते हैं सेल वाल, क्या बोलते हैं, सेल वाल, ठीक है। देखो सेल वाल और किस में पाया जाता है, सेल वाल और किस में पाया जाता है, जिन लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं उनमें सेल वाल पाया ही जाएगा, ठीक है। जिन लोग ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं जैसे प्लांट में सेल वाल पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला सेल वाल होगा। तीसरा वाला सेल मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये इनर साइड में है, ठीक है। अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है अंदर में है, वो अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कन्वर्ट हुआ है, देखो दूसरे स्ट्रक्चर्स में हुआ है। इस दूसरे कन्वर्ट हुए स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोसोम, क्या बोलते हैं, मीसोसोम, क्या बोलते हैं, मीसोसोम। ये बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक्स में मीसोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स टाइप के जो सेल्स होते हैं उनमें मीसोसोम की जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन करना, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इसका काम भी क्या है, रेस्पिरेशन, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो मुड़ी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये एक तरह का सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये एक्स्ट्रा डीएनए है, क्या बोलो, एक्स्ट्रा डीएनए, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा डीएनए क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ और स्वतंत्र संरचनाएं भी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर, क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर।
अब देखो क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर होता है, तो ये कलर वाले होते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जिनके हेल्प से इन लोग अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में ये क्रोमेटोफोर्स हों, क्योंकि जिन लोग हेटेरोट्रॉफिक्स होंगे, ठीक है, कीमो हेटेरोट्रॉफिक्स टाइप के होंगे, उनमें तो ये पाया ही नहीं जाएगा। जब उनमें ये पाया ही नहीं जाएगा तो फिर ये आएगा कैसे, ठीक है। तो ये सभी बैक्टीरिया को मैंने मिला के बनाया है, सभी में ऐसा स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड प्रारूप, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं हम लोग फेम्ब्रियाई, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया, ठीक है। ये है हमारा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ये वाला राइबोसोम। ये वाला क्या है? ये वाला स्टोरेज बॉडी है। क्या है? स्टोरेज करने वाला, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव बॉडी। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव बॉडी। तो इस तरह इसके अंदर जो भी द्रव भरा हुआ है, जो भी मटेरियल भरा है, उसको साइटोप्लाज्म, सबको मिला के चलो बोलते हैं साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया का क्या है? डायग्राम है। क्या है? स्टैंडर्ड बैक्टीरिया का क्या है? डायग्राम है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, हम देखते हैं जो डीएनए होता है वो क्या होता है, बोलो। इसमें न्यूक्लियोइड्स में होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए, वो भी डबल स्ट्रैंडेड और वो भी सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है वो भी एक एक्स्ट्रा डीएनए, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर। लेकिन ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, हैप्लॉइड। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। मोनोक्रोमोसोमल होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोक्रोमोसोमल, मोनोक्रोमोसोमल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लैजेला किसी में पाया जाएगा, किसी में नहीं पाया जाएगा। फेम्ब्रियाई और सिलिया, ये दोनों का एक अलग ही रोल है, ठीक है। क्या है? दोनों का अलग रोल है। इन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया यूथ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता नहीं, लेकिन जो है हम कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करके हम लोग क्या करा देते हैं? फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करा के हम लोग क्या करा देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो करता नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन कराते हैं। 3 तरह का रिप्रोडक्शन, आगे देखेंगे उसको। तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और मोनोक्रोमोसोमल होता है, इसलिए उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी वही होता है, ठीक है। देखो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स एक, देखो कई बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स जो है सॉफ्टी होगा, ठीक है, और कई में रफली होगा, ठीक है। रफली होगा वो कैप्सिड बनाएगा, बाहर में एक ठोस स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स होगा वो चिपचिपा होगा। कैसा होगा? चिपचिपा होगा। तो वो दो तरह के हैं, ठीक है। किसी में ग्लाइकोकैलिक्स होगा, किसी में नहीं होगा। किसी में ग्लाइकोकैलिक्स की जगह में एक हार्ड क्या होगा? कैप्सिड होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होगा बाहर में। एक ये राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या है? ये एमआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्रोमेटोफोर का काम क्या? ये जब ऑटोट्रॉफिक्स में काम आता है, अपना फूड खुद बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके अलावा मीसोसोम के बहुत सारे क्या हैं? फंक्शंस है। उसमें से एक फंक्शन है रेस्पिरेशन का। दूसरा फंक्शन ये कि सेल डिवीज़न में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जब सेल डिवीज़न होने रहता है तो ये जो न्यूक्लियोइड्स है ये एलोंगेट हो जाते हैं, से लंबे हो जाते हैं, और ये जो मीसोसोम है इस तरह से नीचे आने लगता है, इधर से भी और इधर से भी मीसोसोम जो होते हैं वो आपस में से मिल जाते हैं। और जब ये इधर से इधर मिल जाएगा तो ये दो सेल क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, यानी कि बाइनरी फिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन हो जाएगा। इस तरह से सेल है, और इस तरह से मीसोसोम क्या हो जाएंगे? ये इस तरह से। और मीसोसोम ये आ गए इधर, और ये जो न्यूक्लियोइड्स है वो इलोंगेट हो गए थे इस तरह से लंबा, ठीक है। तो कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, ठीक है। ये कुछ इधर और कुछ इधर, बाद में बाइनरी फिजन होकर डॉटर सेल बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है।
तो इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम जो है आगे देखेंगे अगला जो है टॉपिक के ऊपर में। चलिए इसके बाद हम देखेंगे स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिनका नाम क्या है, क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम है? क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने जो है कुछ बैक्टीरिया को निकाल कर एक स्लाइड पर रखा। किस पर रखा? स्लाइड पर रखा। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया को निकाल कर, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, और इसको रखने के बाद इसमें इन्होंने क्या किया, कलर डाला। ठीक, क्रिस्टल वायलेट कलर डाला, क्रिस्टल वायलेट कलर डाला। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट कलर को डाला। ठीक है, इसको स्टेन करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? स्टेन करना, कलर करना। ठीक है, कलर देखो दो तरह का होता है, या तो बैक्टीरिया कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड नहीं होगा, या तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। तो दोनों ही बेस पर क्या होता है, बैक्टीरिया दिखाई दे देता है। बैक्टीरिया को देखने के लिए रहता है, उनके शेप, साइज वगैरह को। तो क्रिस्टल वायलेट से कलर किया, क्रिस्टल वायलेट से कलर किया तो क्या हुआ, देखो क्रिस्टल वायलेट से जब उसने कलर किया तो सभी बैक्टीरिया क्या हो गए, कलर्ड हो गए। भाई कैसे हो गए? कलर्ड हो गए। कलर हो गया, ठीक है, स्टेन हो गया। क्या हो गया? स्टेन हो गए। इस तरह से मैं कलर बना देता हूँ, चलो ठीक है, ये सभी क्या हो गए, इस तरह से कलर्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, डी स्टेन किया। क्या किया? डी स्टेन किया, यानी कि कलर को हटाया। डी स्टेन किससे करते हैं, किससे करते हैं, ये पेपर में नहीं आता नीट के। ठीक है, 95% एथिल एल्कोहल C2H5OH से करते हैं 20 सेकंड के लिए, तो डी स्टेन हो जाता है। तो इन्होंने जब डी स्टेन किया, क्या किया बोलो, डी स्टेन किया। तो ध्यान समझना, जब इन्होंने क्या किया, डी स्टेन किया, कलर को हटाया। क्या किया? कलर को हटाया। तो कुछ बैक्टीरिया से कलर हट गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया से कलर नहीं हटा। ये देखो, कुछ बैक्टीरिया से कलर हट गया, कुछ बैक्टीरिया से कलर नहीं हटा। अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर आगे इसको फिर स्टेन किया। क्या किया? कुछ टाइम रख के फिर क्या किया, स्टेन किया। किससे किया? सेफ्रेलिन से। ठीक है, सेफ्रेलिन से कलर किया। तो सभी कैसे हो गए, कलर्ड हो गए। सभी पर्पल कलर के हो गए। कैसे कलर के हो गए बोलो, पर्पल। पहले तो वायलेट थे, अब पर्पल हो गए। ठीक है, चलो यहाँ बना देते हैं, ये देखो। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया है। पहले स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट से तो सब स्टेन हो गए। फिर जब डी स्टेन किया, कलर हटाया तो आधे का कलर हटा, आधे का नहीं, यानी कुछ का कलर हट गया और कुछ का नहीं हटा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा स्टेन किया। जब दोबारा स्टेन किया तो ये जो पहले से स्टेन हुए थे, कलर्ड थे, उनमें पर्पल कलर नहीं चढ़ा, बल्कि जो है जिनका डी स्टेन हो गया था उनमें फिर कलर चढ़ गया। क्या हो गया? उनमें फिर कलर चढ़ गया। ठीक है, तो उन्होंने जो है इस तरह से ना बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पहले वाले बैक्टीरिया थे जो क्रिस्टल वायलेट से कलर्ड हुए, फिर वापस से जब मैंने डी स्टेन किया तो डी स्टेन नहीं हुए। ठीक है, मतलब इनका जो आउटर लेयर है वो कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन रिलीज नहीं कर रहा है, यानी कि आउटर लेयर जो है थोड़ा सा मजबूत है। ठीक है, मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनको जो एक साथ हम लोग सेल इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप। ठीक है, इसको मैं बताया नहीं था, किसको किसको बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, सेल इन्वेलप। तो इनका सेल इन्वेलप थोड़ा मोटा है, एक बार स्टेन किया वापस से डी स्टेन नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो डी स्टेन हो गए और वापस से स्टेन किया तो फिर से स्टेन हो गए। तो ऐसे बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप थोड़ा पतला है। ठीक है, तो इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो डी स्टेन नहीं हुआ उसे उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो डी स्टेन हो गए और वापस से फिर स्टेन हो गए, उनको उन्होंने कहा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या कहा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह ये एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाता है एग्जाम्स में। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो ज़्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और जिन लोग ग्राम निगेटिव होते हैं उन लोगों में क्या पाया जाता है बोलो? फ्लैजेला। यानी कि इन लोग क्या होते हैं बोलो? मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं बताया था कि स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स किस में बनता है? बेसिलस में बनता है, ठीक है। तो इन लोग स्पोर्स फार्मेशन करते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर का फार्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। और इन लोग स्पोर का फार्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी ग्राम पॉजिटिव हों स्पोर्स बनाएंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और जितने लोग ग्राम निगेटिव हैं उन लोग मोटाइल होंगे और स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो मोटाइल भी हैं और स्पोर का फॉर्मेशन क्या नहीं करते हैं? नहीं करते। तो एक ही तो है जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, बेसिलस, ठीक है। तो बेसिलस पूरा इसमें चला जाएगा, लेकिन कुछ बेसिलस स्पोर का फॉर्मेशन नहीं भी करते हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं, ठीक है। तो बेसिलस के अलावा जो भी है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। कैटेगराइज हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टेनिंग, ठीक। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया किसने किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्राम नाम इसीलिए पड़ा, अपने नाम से दे दिया। किसी को पॉजिटिव बोल दिया, किसी को निगेटिव, ठीक है, और अपने नाम को जोड़ दिया, बना दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम सीधा देखेंगे हमारा न्यूट्रिशन को, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद देखेंगे हम न्यूट्रिशन के बारे में कि बैक्टीरिया में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये दो टाइप, बैक्टीरिया में दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बना रहा था तो इसमें क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। तो वो क्रोमेटोफोर जरूरी नहीं है सभी में पाए जाएंगे, जिसमें पाया जाएगा उन लोग बना सकते हैं अपना भोजन खुद, और जिन लोग नहीं पाया जाएगा उन लोग नहीं बनाएंगे अपना भोजन। तो ऐसे स्पीशीज़ जो अपना खुद भोजन बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, जो खुद अपना फूड क्या बनाएंगे, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक्स वो है जो अपना खुद फूड नहीं बना सकते, ठीक है, अपना खुद फूड नहीं बना सकते, दूसरों पर क्या होते हैं? इन लोग आश्रित होते हैं, ठीक है। इन लोग फूड बना सकते हैं, इन लोग बना नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, कैसे फूड बनाते हैं इन लोग? देखो, ऑटोट्रॉफिक जितने भी होते हैं उन लोग अपना खुद भोजन बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो प्लांट, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है? देखो, प्लांट खुद अपना भोजन बनाता है। कैसे बनाता है प्लांट? सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है, ठीक है। वाटर को वो रूट से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा से लेता है, और लेने के बाद अपने अंदर ले लेता है। फिर उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में आता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है और सनलाइट, क्या? सनलाइट, तो ये दोनों क्या कर देते हैं? इन दोनों आपस में मिल रहते हैं कि सनलाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर देता है, जिससे मिलती है एनर्जी, और एनर्जी लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। क्या बना लेते हैं बोलो? ग्लूकोज। और रिलीज करते हैं O2। क्या करते हैं? O2। तो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस है। इस तरह से अपना खुद ये क्या कर रहे हैं? फूड क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें से कुछ बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं बोलो? खुद फूड बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक। एक को बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक को बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को जोड़ देना है साथ में। तो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक लिखा है तो फोटो का मतलब सीधा सा सनलाइट से है, कलर से इसका रिलेशन। मतलब इन लोग क्या करेंगे? सनलाइट क्या, या कोई सा भी लाइट, तो सनलाइट का यूज़ करेंगे और इसमें प्रेजेंट होगा क्या? प्रेजेंट होगा पिगमेंट। क्या होगा? पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है। और इन सनलाइट और पिगमेंट्स मिलकर क्या करेंगे? फूड जनरेट करेंगे, फूड बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, इन लोग फूड कैसे बनाते हैं? इन लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं।
कैसे करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उसको बदल देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, है ना। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं उन लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में बदलते हैं, ऑर्गेनिक। मतलब इनका सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक है ना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इससे ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया ग्लूकोज। तो इनऑर्गेनिक से क्या बना रहे हैं इन लोग, ऑर्गेनिक बना रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया, इन लोग अपना खुद का फूड जनरेट कर लिए, ठीक है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो H2O की जगह में H2S यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, H2O की जगह में H2S इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया H2S, ये बना लिया फूड यानी कि ग्लूकोज, फूड बना लिया। फूड बनाने के बाद सल्फर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बोलो तो, सल्फर रिलीज करते हैं। यहाँ पर O2 रिलीज हो रहा है, यहाँ होता है सल्फर रिलीज, इसीलिए इनको सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं सल्फर बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या जिक्र किया था, पिगमेंट का। तो सल्फर बैक्टीरिया में दो तरह का पिगमेंट्स होगा, एक तो होगा पर्पल और दूसरा होगा ग्रीन। कौन से कलर के होंगे, दो पिगमेंट। कितने पिगमेंट, दो पिगमेंट। एक होगा पर्पल, क्या होगा, पर्पल, और एक होगा ग्रीन, ठीक है। तो पर्पल कलर वाले बैक्टीरिया को बोलेंगे पर्पल सल्फर, नहीं दिख रहा है, पर्पल, क्या बोलेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और ग्रीन कलर के पिगमेंट वाले को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसको पर्पल को सामने में जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा, ग्रीन कलर की पिगमेंट और पर्पल कलर के पिगमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनका एक नाम है, पर्टिकुलर नाम याद रखना है, चूंकि बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। तो पर्पल कलर के पर्पल कलर जो है, जो बैक्टीरिया में पाया जाएगा उसको बैक्टीरियो परप्यूरिन कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये पर्पल होगा, कैसा होगा बोलो, पर्पल होगा। कैसा होगा, पर्पल। और जो ग्रीन कलर का होगा, जो ग्रीन कलर का होगा उसको बोलेंगे बैक्टीरियो विरिडिन। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन। ये कौन से कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा, ग्रीन, ये ग्रीन कलर का और ये पर्पल कलर का। पिगमेंट का नाम है, किसका नाम है, पिगमेंट का नाम है। पर्पल कलर के पिगमेंट को बैक्टीरियो परप्यूरिन और ग्रीन कलर के पिगमेंट को बैक्टीरियो विरिडिन कहते हैं। और जिन बैक्टीरिया में ये सब पाया जाएगा उन बैक्टीरिया को क्या बोल देंगे, पर्पल वाले को पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन वाले को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कह देंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इसका टाइप है वो क्या है, वो है कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या है बोलो, कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखो कीमो लिखा है, मतलब इसमें होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स लोग पार्टिसिपेट करके फूड जनरेट कराएंगे। इसमें फोटो मतलब लाइट की वजह से हो रहा था, इसमें होगा केमिकल की वजह से। कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है बोलो, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन के थ्रू से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं कौन, बैक्टीरिया लोग। क्या करते हैं, बैक्टीरिया लोग। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के बाहर में कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो ये सॉइल में है तो सॉइल में रिएक्शंस हो रहे हैं। मान लीजिए कोई
कोई एक मॉलिक्यूल है एम, ठीक है, एम एक क्या है, मान लेते कोई एक एटम है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन जब ये होगा O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MO बनाएगा या MO2 जो भी है, ठीक है, डिपेंड करेगा इसका वैलेंसी के ऊपर में, तो MO बनाएगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ बोलो, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन से ATP रिलीज होगा, क्या होगा, ATP एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। इस ATP को ये बैक्टीरिया क्या कर लेगा, ले लेगा, और अपना फूड इसको मिल गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ATP को यूटिलाइज करके ये क्या करेगा, अपना खाना पीना खाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, ये अपना खुद एक तरह से अपना खुद भोजन बना लिया। ये इसके सरफेस में हो रहा है, क्या हो रहा है, सरफेस में हो रहा है। तो इसने भी क्या किया, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल दिया, ठीक है, ATP एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल दिया, और फिर से क्या बन गया बोलो, एनर्जी मिल गया, इसको भोजन मिल गया, ठीक है। जैसे ये सब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कीमोऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं बोलो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन, क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर मान लो सॉइल में NH3 मौजूद है, क्या है, NH3 मौजूद है, तो उसको NO2 में बदल देंगे, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को किस में बदल देंगे, नाइट्रेट में बदल देंगे। बोलो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब इससे जो ATP जनरेट होगा, इससे जो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को क्या करेगा, बैक्टीरिया यूज़ कर लेगा अपनी एनर्जी के लिए, अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, क्या है, नाइट्रोसोमोनास, एक है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, क्या है, एक नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। ये नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को किस में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये दोनों बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। यहाँ हो क्या रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, नाइट्रिफिकेशन कौन सा रिएक्शन है बोले तो कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन से अपना खुद भोजन बनाते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर होगा, एक तो नाइट्रोकोकस भी है, ठीक है, जो ये इन दोनों में बदलता है, ठीक है। तो नाइट्रोकोकस क्या है, नाइट्रोकोकस, ये बैक्टीरिया भी अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है, ठीक है। तो ये तीनों बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनमें से कौन है, ऑप्शन डाल देगा, ठीक है, एक और ऑप्शन डाल देगा कौन नहीं है करके। अच्छा, कीमोऑटोट्रॉफिक्स में बैक्टीरिया लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, कैसे मिलता है उनको, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल की ऑक्सीडेशन से मिलता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा रिएक्शन करते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, सॉइल में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया किस टाइप का बैक्टीरिया है, इसको डायरेक्ट पूछ सकता है या कीमो से पूछ सकता है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको जल्दी से क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ सनलाइट यूज़ हुआ है, वहाँ सनलाइट इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पिगमेंट इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। जब पिगमेंट नहीं पाया जाएगा तो क्लोरोफिल वगैरह बात ही नहीं है, ठीक है। सल्फर वल्फर ये बैक्टीरिया तो आएगा नहीं, ठीक है। सोर्स वही रहेगा, सोर्स वही रहेगा। इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाना, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाना, क्या बनाना, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाना। इसको जल्दी से लिखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक्स के बारे में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में।
ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है वो भी दो तरह का है। देखो हेटेरोट्रॉफिक्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक में इनऑर्गेनिक मटेरियल, देखो इनऑर्गेनिक है वो किस में बदला है, ऑर्गेनिक में। हेटेरोट्रॉफिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को, किसको बोलो, ऑर्गेनिक मटेरियल को किस में बदल देते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं। तो सोर्स ऑफ, ठीक है, सोर्स क्या होता है इनका, सोर्स जिससे इन लोग अपना खाना प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है, उनका सोर्स क्या था, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। अब देखो ये भी फोटो हेटेरोट्रॉफिक और कीमो हेटेरोट्रॉफिक्स हैं, मतलब दो तरह के ये भी हैं, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो अपना खुद भोजन नहीं बना सकते, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पर ये दो प्रकार के हैं और फोटो आ गया। फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइट का मतलब पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मतलब ये होता है कि अपना भोजन खुद बनाएंगे। तो फिर ये कैसे हेटेरोट्रॉफिक्स हुए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो इसके पास होगा लाइट, क्या होगा, लाइट प्रेजेंट होगा, पिगमेंट भी होगा, क्या होगा, पिगमेंट भी होगा, अब फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है, फोटो अपना भोजन खुद बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब भोजन बना लेगा एटीपी के रूप, ठीक है, एनर्जी मिल गया उसको, ठीक है, अब उस एनर्जी को और भोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा वो, मतलब उसको अपने फूड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने मान लो हमने खाना खाया ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हमने खाया या रोटी कुछ भी खाया, प्रोटीन खाया, लेकिन अगर वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो यूटिलाइज ही ना हो पाए, वो टूट ही ना पाए छोटे मॉलिक्यूल्स में, और ना तो उससे हमको एनर्जी मिलेगा ना वो हमको फ़ायदा देगा, मतलब भोजन तो हमको मिला ही नहीं, है ना। तो सेम ऐसे भी होता है, भोजन ये बना लेता है लेकिन उसको भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, ठीक है, क्या नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, ठीक है। इसमें पिगमेंट पाया जाएगा, लाइट भी पाया जाएगा, लेकिन भोजन बनाने के बाद यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। भोजन बना लेकिन कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, मतलब वो खाना नहीं खा पाया, ठीक है, बनाने के बाद खा नहीं पाया, तो खा नहीं पाया तो कोई मतलब का नहीं रहा, इसलिए फिर से अब क्या करेगा, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेगा, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक्स, ठीक है। देखो फोटो ऑटोट्रॉफिक्स सेम रिएक्शन करेगा, बस इसमें सल्फर इस्तेमाल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सल्फर की जगह कुछ और इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस नॉन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट कितने हैं, बोलो दो, कितने हैं, दो, जैसे इसमें था वैसे इसमें है। इसमें पर्पल कलर का पिगमेंट एक हो गया और दूसरा ग्रीन कलर का पिगमेंट हो गया। पर्पल कलर के पिगमेंट का नाम क्या है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, पहले बता दिया, क्या है, बैक्टीरियो परप्यूरिन। और ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम क्या है, बैक्टीरियो विरिडीन, क्या है, बैक्टीरियो विरिडीन। देखो जिसमें पर्पल कलर का पिगमेंट पाया जाएगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा उसको बोलेंगे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि सल्फर नहीं है इसमें, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया फोटो हेटेरोट्रॉफिक्स। एक होता है कीमो हेटेरोट्रॉफिक्स। कीमो का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन, तो इसमें भी क्या होगा, बोलो केमिकल रिएक्शंस होंगे। लेकिन एक चीज़ हमको याद रखना है, जितने भी कीमो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं उन लोग अपना फूड या तो किसी होस्ट से प्राप्त करते हैं, या फिर उन लोग अपना फूड किसी डीके या डाई जो डेथ कर गए हैं उन मटेरियल से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। होस्ट मतलब किसी के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। डीके मतलब जो खराब हो रहा है चीज़, ठीक है, खराब हो गया है या डेथ कर गया है, उनको खाएंगे पिएंगे, वहाँ से अपना फूड क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस बेसिस पर ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, बोलो, तीन तरह के, 3 टाइप्स। एक को बोलते हैं पैरासाइट, क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। एक को बोलेंगे हम लोग सिम्बायोटिक, क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक। एक को बोलेंगे पैरासाइटिक, एक को बोलेंगे सिम्बायोटिक, और एक को बोलेंगे सेप्रोफाइटिक।
तीनों क्या क्या है देखो, पैरासाइटिक जो होता है वो पैरासाइट के रूप में रहता है, मतलब किसी होस्ट के अंदर रहता है। जैसे मान लो मेरे को टाइफाइड हो गया या किसी को भी टाइफाइड होगा तो साल्मोनेला टाइफी, ये क्या है, बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर है और हमारे बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जिसकी वजह से हमको हो रहा है दिक्कत, ठीक है, हमको आ रहा है बुखार, ठीक है। तो ये पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर घुस गया है। ई कोलाई जो है हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। तो ये इससे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह हैं, तो पैरासाइटिक रूप में रहेंगे, ठीक है। कुछ हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे, कुछ दूसरे जीवों के अंदर भी पाए जा सकते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनको क्या होता है, उनको बीमारियां होती हैं, हमको भी बीमारियां होती हैं, संक्रामक रोग, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया से होता है, एक वायरस से होता है और कुछ एमेबियासिस वगैरह है उनसे भी होता है, प्रोटोजोआ वगैरह से। तो ये पैरासाइट, ठीक है, बहुत सारे पैरासाइट हैं, इनके बारे में बाद में देखेंगे जब ये इम्पोर्टेंस में आएंगे ना, तो उसमें तुम्हारे इम्पोर्टेंस के साथ साथ जो बीमारियां हैं उनको भी देख लेंगे। एक होता है सिम्बायोटिक। क्या होता है सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक मतलब कोऑपरेशंस वाले, मतलब साथ में जीवन जीने वाले, पति पत्नी जैसे। कैसे? पति पत्नी जैसे, ठीक है। मतलब दो लोग आपस में मिल के रहेंगे, एक बैक्टीरिया किसी दूसरे होस्ट के साथ इस तरह से मिल के रहेगा कि बैक्टीरिया से उसको फ़ायदा होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया से उसको क्या होगा? फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया एक लेग्यूमिनेसी जो कुल है, ठीक है, उसके जड़ों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसके जड़ों में, जैसे कि राइजोबियम हो गया। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट के, ठीक है, प्लांट के, ठीक है, ये प्लांट के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। अब जड़ में क्या करता है? जड़ में इसको मिल जाता है शेल्टर, ठीक है, यानी कि इसको रहने के लिए जगह मिल जाता है। और बदले में ये क्या करता है? बदले में ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कैसे करता है? जो एटमॉस्फेयर में ना, देखो अब इस प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, है ना, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो अगर मान लो इस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा ये दिला सकता है राइजोबियम। कैसे दिला सकता है? देखो ये राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का O2 है, क्या है? नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर मतलब उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। किस में कर देता है? अमोनिया में। इसमें कर दिया, बोलो, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में था उससे प्लांट को फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन अब इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम ने क्या किया? उस एटमॉस्फेयर के N2 को अमोनिया में बदल दिया। अब अमोनिया जो है सॉइल में मिलकर, ठीक है, वो रूट तक पहुंच जाएगा और इस तरह से जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, चना वाले जिसको कुल बोलते हैं, चना वगैरह आता है उसमें, तो वो वाले जो कुल के जो फैमिली वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन मिल गया। देखो, है ना, क्या मिल गया? बोलो, नाइट्रोजन मिल गया। तो नाइट्रोजन को इन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्या करते हैं इन लोग सिम्बायोटिक्स लोग क्या करते हैं? N2 फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। N2 फिक्सिंग में हो क्या रहा है? ध्यान से समझना। N2 फिक्सिंग में N से हाइड्रोजन मिल रहा है और हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये कौन सी क्रिया है? बोलो, रिडक्शन। तो N का रिडक्शन हो गया NH3 में, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इससे पहले हमने देखा कीमो ऑटोट्रॉफिक्स में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा था। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, इन लोग क्या कर रहे हैं? नाइट्रीफाइंग कर रहे हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? बोलो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। ये जुड़ गया NH3 जुड़ गया, ठीक है। अब ये अमोनिया में हो गया। अब इस अमोनिया का आगे जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है, और नाइट्रोबैक्टर हैं, उन लोग नाइट्राइट और नाइट्रेट में तोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। उन लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्राइट में नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए ये बैक्टीरिया क्या किया? राइजोबियम ने क्या किया? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के N2 गैस को, किसको? N2 गैस को किस में बदल दिया? NH3 गैस में बदल दिया। अब NH3 जो है
वो जल्दी से यूटिलाइज हो जाएगा NO2 माइनस में, फिर NO2 से NO3 बन जाएगा, ठीक है। वहाँ से कंपाउंड बन के सीधा कहाँ चला जाएगा समझो, वो प्लांट को मिल जाएगा। तो इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया दोनों क्रियाओं से, नाइट्रीफाइंग में, नाइट्रिफिकेशन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में, दोनों अलग अलग है। नाइट्रिफिकेशन अलग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग चीज़ है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्शन रिएक्शन है और नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया थे जो नाइट्रिफिकेशन कर रहे थे वो रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेटली याद रखेंगे। ये कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। जो सिम्बायोटिक होते हैं एंटो फिक्सिंग करते हैं, दो नॉन और जो सिम्बायोटिक होते हैं वो एंटो फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। और जिन लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डीके या डेसी, ठीक है, डीके या डेथ जो भी पार्ट रहते हैं उनको क्या करते हैं, अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं सेप्रोफाइट्स लोग। मतलब ये मृतोपजीवी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। ये सहजीवी सिम्बायोटिक, ये परजीवी हिंदी में, ठीक है। तो इतने टाइप के क्या हो गए, इनका न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आता है नीट के एग्जाम्स में, ठीक है। तो इनको अच्छे से जो है कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन। ऐसे कोडेड डीएनए है जो बीमारी फैलाने में कारगर है, व्यक्त कर गया ना देखो माइस, लेकिन जब इसको हीट किए तो ग्लाइकोकाइलिक्स खत्म हो गया, ग्लाइकोकाइलिक्स खत्म हुआ, सेल वाल का इफेक्ट कम, सेल वाल टूट गया, सेल वाल टूट गया, तो अब जो एस स्ट्रेन का जो इफेक्ट था वो हो गया कम, ठीक है। क्या हो गया, मर गया, क्यों, ठीक है, मर गया, कम हो गया, डिवीजन नहीं कर पाएगा ना बॉडी के अंदर जाके, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मर गया यहाँ पर। लेकिन जब हम हीट कर दिए तो मर गया, इसलिए सर्वाइव कर गया। इससे पहले जो आर स्ट्रेन था जिसमें ग्लाइकोकाइलिक्स ही नहीं था, ठीक, हार्ड शील्ड था, हार्ड शील्ड होने के बाद क्या करता है बोलो, हेल्प करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, देखो ये जो सिलिया है, ठीक है, वो किसके पास है, जिसके पास प्लाज्मिड है, क्या बोलो, प्लाज्मिड। अब जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसके पास सिलिया भी नहीं है, देखो इसका प्लाज्मिड नहीं है, उसके पास सिलिया नहीं है ना, तो सिलिया क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को अपने साथ कंजुगेट कर लेता है, जोड़ लेता है। देखो कैसे जोड़ लेता है, ये बैक्टीरिया हुआ। चलिए इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो ये 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 3, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सेल रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये सेल है, इसके ये क्या है, न्यूक्लियोइड्स हैं, ठीक है, और दूसरे मटेरियल्स में नहीं बना रहा हूँ अंदर का, तो ये नॉर्मल एक सेल है। अब ये सेल जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, वो सेल डिवाइड हो जाता है, कुछ नहीं होता। ये जो न्यूक्लियोइड्स है वो इलॉन्गेट हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, इलॉन्गेट, ऐसे थोड़ा सा लंबाई में बढ़ जाता है, और इस तरह से वो जो मीसोसोम में बताया था वो इस तरह से बढ़ जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड्स की तरफ, दोनों तरफ से। और कैसा डिवीजन होता है, तो एमाइटोटिक होता है, असूत्री विभाजन, जिसमें कोई भी फेज नहीं, ना इंटरफेज ना कोई फेज नहीं होता, ठीक है। तो अब फेज ही नहीं है तो स्पिंडल कहाँ से बनेगा, ठीक है, सेंट्रियोल्स नहीं है ना तो स्पिंडल नहीं बनेगा, सेंट्रियोल्स बनाता है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन भी नहीं होता, तो होता क्या है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। ये इलॉन्गेट हुआ न्यूक्लियोइड, इलॉन्गेट लंबा हुआ, और साथ में क्या होता है, ये बीच से ऐसे करके ढकेलते जाता है। तो ये हो क्या जाता है, देखो मैं अभी बताया हूँ कि ये इस तरह से ये सेपरेट कर देता है जो मीसोसोम है वो, ठीक है। और यहाँ न्यूक्लियोइड्स आ गया और यहाँ आ गया। अब धीरे से ये दोनों मिल गए और ये दोनों क्या हो जाते हैं, डॉटर सेल बना लेते हैं, अलग अलग सेल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। क्या बना लेते हैं, अलग अलग सेल बना लेते हैं। एकदम नॉर्मल डिवीजन होता है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, एमाइटोटिक होता है। याद रखने वाली चीज़, डायरेक्ट डिवीजन, एमाइटोटिक, नो स्पिंडल, नो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, नो फेस, ठीक है। डायरेक्ट डिवीजन क्या याद रखना है हमको, डायरेक्ट डिवीजन याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग दूसरा जो देखेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कोई भी एक बैक्टीरिया क्या करेगा, या तो स्पोर्स बनाएगा, जूस स्पोर्स वगैरह बना सकता है, ठीक है। स्पोर बनाएगा, स्पोर बनाने के बाद वो इसके अंदर एक स्पोर बनेगा, स्पोर इसके बॉडी से अलग हो जाएगा और एक वो जो नया स्पोर बना था वो बाहर में जाके नया बैक्टीरिया बनाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं सीधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इसी में डायरेक्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कैसा होता है, अनफेवरेबल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जैसे मान लो इस पर कोई चीज़ का हमला हो गया, ठीक है, तो अपने आप को उसको बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करता है वो, अंदर में
स्पोर्ट्स बना लेता है। क्या बना लेता है? स्पोर्ट्स बना लेता है। ठीक है, मतलब अपने आनुवांशिक गुणों को एक जगह सिकोड़ कर क्या कर लेता है? वो प्रोटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे एंडोस्पोर के फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। देखो एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर क्या है? एक तरह का स्पोर है, स्पोर बना और ये स्पोर बाहर होगा किससे? बैक्टीरिया से, और नया बैक्टीरिया बना लेगा। कैसे बनाता है? देखो मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, क्या है ये? एक बैक्टीरिया, इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियोइड्स लोग डिवाइड होंगे, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में ही डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे डिवाइड होगा? ये इस तरह से, ये अंदर में अलग हो गया ये, और ये पुराना वाला। ठीक है, अब इस जो नया वाला जो ये न्यू है, ठीक है, ये ओल्ड, तो न्यू वाले में क्या होगा? चारों तरफ एक कठोर कवच का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखो ये बैक्टीरिया हुआ, ये अंदर में न्यूक्लियोइड्स होगा, और इसके बाहर में इस तरह से एकदम हार्ड शेल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हार्ड शेल बन जाएगा। ठीक है, कठोर कवच बन जाएगा। इस शील्ड या शेल जो है ये हार्ड है। ठीक है, क्या है? हार्ड कवच है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। और ये क्यों बना? अनफेवरेबल कंडीशन में बना। अब धीरे से ये क्या हो जाएगा? बाहर। क्या हो जाएगा? बाहर। ये बाहर आ गया। क्या आ गया? बाहर आ गया। ये अंदर में इसके न्यूक्लियोइड्स है, जीनोम से सारे के सारे इसके अस्तित्व को शो ऑफ कराने वाला। ठीक है, बाद में क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, क्या आएगा? फेवरेबल कंडीशन, जब अनुकूल परिस्थिति आएगा तो ये बाहर वाला जो शेल है वो धीरे से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ हुआ खास नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, अनफेवरेबल कंडीशन था। बैक्टीरिया ने अपने न्यूक्लियोइड्स को दो हिस्सों में बांट लिया, बांटने के बाद एक को प्रोटेक्ट कर लिया एंडोस्पोर से। ठीक है, अब इसी को एंडोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसको ना स्पोर बोलेंगे। इसके दो हिस्से होते हैं, देखो ये एक हिस्सा और ये दो हिस्सा। ठीक है, ये अंदर का हिस्सा, ये दो लेयर्ड रहता है इस तरह से। ठीक है, बाहर वाले को बोलते हैं एक्सोस्पोर, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोस्पोर। तो जब ये पूरा का पूरा स्पोर बाहर होता है ना बैक्टीरिया से, ठीक है, तो एंडो प्लस एक्सो रहता है। धीरे धीरे एक्सोस्पोर्स गायब होते चले जाते हैं। अच्छा, इस एक्सोस्पोर्स में क्या पाया जाता है पता है? कार्टेक्स। इस भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। इस कार्टेक्स में एक मटेरियल होता है। क्या होता है बोलो? एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं डाईपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डाईपिकोलिनिक एसिड। क्या होता है? कैल्शियम डाईपिकोलिनिक एसिड। ये जो कैल्शियम डाईपिकोलिनिक एसिड होता है वो एक्चुअल में जब अनफेवरेबल कंडीशन पैदा होता है तो कोई चीज़ इस पर हमला करता है, इसलिए होता है। तो हमले के दौरान इसका जो बाहरी शेल जो है टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये स्पोर्स बना और इसके बाहर की तरफ जो कार्टेक्स भाग में कैल्शियम डीपीए जो है, ठीक, डाईपिकोलिनिक एसिड जो है, वो उस बाहरी जो फॉरेन जो मटेरियल है जिससे बैक्टीरिया मर रहा है उससे ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? एक्सोस्पोर एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और उस सुरक्षा तो होता यह है कि जो बाहर जो फॉरेन जो मटेरियल है वो इस पर हमला करता है तो ये बच जाता है। इसके अंदर के जो न्यूक्लियोइड्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। किस वजह से? एक्सोस्पोर जो बाहर में है, जो कैल्शियम डीपीए है, उसके वजह से। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन आने पर जो क्या हो जाता है? कॉर्टेक्स वाला जो वो भाग है वो हट जाता है, एक्सोस्पोर हट जाता है, बच जाता है सिर्फ एंडोस्पोर। क्या बच जाता है? एंडोस्पोर। और यही एंडोस्पोर आगे फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? बैक्टीरिया अपने वजूद में आ जाता है। ठीक है, और फिर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, मेनली रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव ही होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, बाइनरी डिफ्यूजन होता है। क्या होता है बोलो? बाइनरी फिजन। क्या? बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या होता है बोलो? बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जनरली रिप्रोडक्शन कैसा होता है बैक्टीरिया में? बाइनरी ही होता है। कैसा होता है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी फिजन हुआ था, इसमें भी अब देखो बैक्टीरिया बन गया। फिर से कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा बोलो? वेजिटेटिव करेगा। अभी अनफेवरेबल, देखो याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। मेन डिवीजन कैसा होगा? वेजिटेटिव होगा। और सेक्सुअल हम कराएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कराने का मतलब ये है कि ये भी अनफेवरेबल अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हम कराएं, हम तो उसको जो देखें प्रयोग करके। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत रेयर में होता है, मेनली तो तुम्हारा वेजिटेटिव ही है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेन नहीं है। ठीक है, सभी बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन सभी बैक्टीरिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मेन रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव है। क्या है? वेजिटेटिव। चलो इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो मेनली मैं जैसे पहले बताया था कि नॉट थ्रू बट शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, ठीक है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मियोसिस होना चाहिए। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए गैमेट्स का। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अल्टरनेशन जनरेशन, क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है, डीएनए एक्सचेंज होना, ये सभी के सभी क्या शर्त हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में ना तो मियोसिस होता है, क्या नहीं होता बोलो, मियोसिस नहीं होता, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता। होता है तो सिर्फ डीएनए का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज। एक का डीएनए दूसरे में उठ के आ जाएगा, यही होता है। एक चीज होती है, एक कैरेक्टर की वजह से हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बोल देते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, शॉर्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक चीज होता है बस डीएनए एक्सचेंजिंग, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तीनों को याद रखेंगे, तीनों को एक एक करके जानेंगे, ठीक है। इसके अंदर में होता क्या है, सबसे पहले है कंजुगेशन, क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब जुड़ जाना, ठीक है। एक है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन। और एक है ट्रांसडक्शन, क्या है, ट्रांसडक्शन, क्या है, ट्रांसडक्शन। ये 3 तरह से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो एक एक करके जानेंगे, कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और ट्रांसडक्शन क्या होता है। देखो कंजुगेशन में क्या होगा, 2 बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया आपस में कंजुगेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ डीएनए, खत्म, ठीक है। देखो क्या होता है, शॉर्टली समझते हैं इसको, इसमें कुछ है नहीं खास। ये एक बैक्टीरिया होगा, ये दूसरा बैक्टीरिया होगा, ठीक है। एक के पास प्लाज्मिड है, यही तो चीज़ है मेन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए इसी का होगा। एक के पास प्लाज्मिड है, एक के पास नहीं है, बाकी दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियोइड्स है। देखो न्यूक्लियोइड्स सब में पाया जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड जरूरी नहीं है सब में पाया जाए। जिसमें पाया जाता है उसको F पॉजिटिव लिखते हैं, जिसमें फैक्टर्स मानते हैं इसको, क्या है, प्लाज्मिड क्या फैक्टर है, ठीक है। और इसे जिसमें नहीं पाया जाता उसको माइनस। अच्छा एक चीज़ और, जिसमें पाया जाता है उसको मेल मानते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसको फीमेल मानते हैं, ठीक है। किसमें बता रहा हूँ मैं, कंजुगेशन में। अच्छा देखो जो मेल होगा उसके पास क्या होगा, सीलिया होगा। मैं सीलिया के बारे में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है बोलो, हेल्प करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, देखो ये जो सीलिया है, ठीक है, वो किसके पास है, जिसके पास प्लाज्मिड है, क्या बोलो, प्लाज्मिड। अब जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसके पास सीलिया भी नहीं है, देखो तो इसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसके पास सीलिया नहीं है ना, तो सीलिया क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को अपने साथ कंजुगेट कर लेता है, जोड़ लेता है। देखो कैसे जोड़ लेता है, ये बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक पुल बन जाएगा, ठीक है, जो दोनों को जोड़ेगा। बाकी इसके पास क्या है बोलो, सीलिया, ठीक है, और इसके पास नहीं है तो ये सीलिया से इसको अपने से जोड़ लेगा, जोड़ लिया अपने से। इसके पास जो प्लाज्मिड है, ठीक है, उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा और ये 1 से 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। और 1 से 2 होने के बाद, 1 से 2 होने के बाद, ठीक है, क्या होने के बाद, 1 से 2 होने के बाद इसका ये ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इधर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया था जिसके पास पहले से प्लाज्मिड था, उसका प्लाज्मिड इधर ट्रांसफर हो गया और इसके पास तो न्यूक्लियोइड्स दोनों के पास है। अच्छा देखो ये इसके जैसा हो गया ना, दोनों एक जैसे हो गए। इसमें सीलिया था ना पहले, अब इसमें भी क्या आ जाएगा बोलो, सीलिया आ जाएगा, ठीक है। पहले ये F पॉजिटिव था, ये पहले F निगेटिव था, बन जाएगा F पॉजिटिव। पहले ये मेल था और पहले ये फीमेल थी, तो अब इसको क्या बना देंगे बोलो, मेल बन गया, ठीक है। यही कहलाता है तुम्हारा कंजुगेशन। क्या कहलाता है, कंजुगेशन से क्या हो गया, डीएनए एक्सचेंज, क्या हो गया, सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन क्या मेल से फीमेल बनने को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वापस से ये दूसरे में जाकर फिर से अपने प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन करके उसको फिर से 2 बनाएगा, 2 बनाने के बाद फिर से दूसरे बैक्टीरिया में डालेगा। तो इस तरह से डीएनए का एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। तो डीएनए एक्सचेंजिंग को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंजुगेशन का, किसका हो गया बोलो, कंजुगेशन। इसके बाद हम देखेंगे किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको जल्दी से लिख लो। अच्छा ये इसमें एक चीज़ और है कि ये जो क्रियाकलाप हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, इसको किसने देखा था, इसको जो है लेडरबर्ग और टॉटम, किसने किया था, लेडरबर्ग और टॉटम, इन्होंने किया था। ई कोलाई में देखा था, किसमें देखा था बोलो, ई कोलाई में। तो याद रखना किसके द्वारा ये देखा गया और किसमें देखा गया, ठीक है। किसने इसको जो है क्या किया,
पहचाना, देखा, ठीक है, कि पाया जाता है इस तरह का जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से कंजुगेशन होकर जो है डीएनए का ट्रांसफर होता है। ऐसे करके किसने देखा? लेडरबर्ग और टॉटम ने इसको जो निरीक्षण किया, और किस पर किया? इशिया कोलाई पर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा कंजुगेशन। इसके बाद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो इसके बाद हम अगला देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको किसने देखा? देखो किसने किया? ग्रिफिथ ने जो है प्रयोग में अपने किया। कौन से बैक्टीरिया को लेकर किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया का बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? निमोनिया वाले जो बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन बनाए। ठीक है, एक का नाम उन्होंने क्या रखा? एस स्ट्रेन, और एक का नाम रखा उन्होंने आर स्ट्रेन। एस और आर रखने का मतलब ये है कि एस से होता है स्मूथ, एक स्मूथ तुम्हारा सेल इन्वेलप वाला था, और एक जो था वो रफ सेल इन्वेलप वाला था। मतलब स्मूथ वाला कुछ इस तरह से था कि इसके ऊपर पार्ट में ग्लाइकोकैलिक्स था। समझ में आ रहा है? चिपचिपा पदार्थ, ग्लाइकोकैलिक्स, पतला परत। और जो रफ था, क्या था बोलो? जो रफ था उसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं था, बल्कि जो ऊपर में एक शीट थी मोटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा नो ग्लाइकोकैलिक्स। तो एक में ग्लाइकोकैलिक्स है इसलिए चिपचिपा है, स्मूथ है, और एक रफ है क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है। तो जब उसने एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, क्या किया बोलो? इस एक एस स्ट्रेन को लेकर माइस के ऊपर इंजेक्ट किया, चूहे के ऊपर में, तो चूहा क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो निमोनिया से पीड़ित हो गया ना भाई। निमोनिया का क्या है? बैक्टीरिया है, निमोनिया हो गया, उसको मर गया। लेकिन जब उसने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा, चूहा क्या हुआ? नहीं मरा, मतलब सर्वाइव कर गया। क्या कर गया? सर्वाइव कर गया। ठीक है, अब सुनो, अब उन्होंने क्या किया? देखो, इससे तो मर गया था, तो मरा जो एस स्ट्रेन से मरा हुआ था उसको गर्म कर दिया, उस स्ट्रेन को गर्म किया, हीट किया, हीट से बैक्टीरिया मर गया। अब मरे हुए बैक्टीरिया एस स्ट्रेन को क्या किया? वापस से चूहे में इंजेक्ट किया, तो फिर माइस नहीं मरा। ठीक है, क्योंकि ये हीटेड था, किल्डेड था, मर गया था। जैसे हम इसको हीट किए ना, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, जो ऊपरी परत था वो खत्म हो गया, उसकी वजह से सेल वाल जो है इफेक्टेड हो गया, सेल वाल इफेक्ट हुआ, सर्वाइव कर लिया, मर गया। मतलब कुल मिला के एस स्ट्रेन ही मर गया। ठीक है, लेकिन जब इसी एस स्ट्रेन को जो हीटेड किल्डेड था उसको आर के साथ मिक्स कर दो। क्या कर दो? आर के साथ मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद इंजेक्ट किया तो क्या हो गया बोलो? मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये प्रयोग है ना उनका, तो ऐसा क्यों हुआ? तो हुआ ये इसलिए क्योंकि एस स्ट्रेन के न्यूक्लियोइड में, किसमें? ऐसे कोडेड डीएनए हैं जो बीमारी फैलाने में कारगर हैं। डेथ कर गया ना, देखो माइस। लेकिन जब इसको हीट किए तो ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हुआ, सेल वाल का इफेक्ट कम, सेल वाल भी टूट गया। तो अब जो एस स्ट्रेन का जो इफेक्ट था वो हो गया कम। ठीक है, क्या हो गया? मर गया, क्योंकि वो, ठीक है, मर गया, कम हो गया, डिवीजन नहीं कर पाएगा ना बॉडी के अंदर जाके, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मर गया यहाँ पर। लेकिन जब हम हीट कर दिए तो मर गया, इसलिए सर्वाइव कर गया। इससे पहले जो आर स्ट्रेन था जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स ही नहीं था, ठीक, हार्ड शील्ड था, हार्ड शील्ड होने की वजह से उतना ज़्यादा जो है ग्लाइकोकैलिक्स नहीं था, इसलिए वो डुप्लीकेशन में ज़्यादा प्रभावशील नहीं हो पाया। माइस क्या हो गया बोलो? सर्वाइव कर गया। आर स्ट्रेन के अंदर आर डीएनए है मान लेते हैं, तो ये आर डीएनए के डीएनए में कोडेड कैसा कोड है? ठीक है, जिस कोड की वजह से माइस नहीं मरा। ठीक है, इस कोड की वजह से माइस नहीं मरा, लेकिन इस डीएनए जो एस डीएनए है उस डीएनए की वजह से माइस मर गया। लेकिन जब इसको हीट किए, क्या किए? हीट किए, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया का वजूद खत्म हो रहा है, अब तो सर्वाइव तो कर लेगा, डिवीजन नहीं होगा ना उसका। लेकिन जब इसी को आर स्ट्रेन के साथ मिलाएंगे तो मर क्यों गया? जबकि आर स्ट्रेन से भी सर्वाइव कर रहा है, हीटेड किल्डेड स्ट्रेन से भी सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। जो आर डीएनए था जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं था, उसमें आर डीएनए मौजूद था जिससे चूहा नहीं मर रहा था। लेकिन एस स्ट्रेन में जो एस डीएनए है, एस डीएनए से क्या हो रहा था? माइस मर रहा था। तो मर तो इसी की वजह से रहा था ना, क्योंकि इसके डीएनए में कोड है, उस कोड की वजह से मर रहा था। तो अब वो कोड किस में चला गया? आर स्ट्रेन वाले किस में चला गया? बैक्टीरिया में। ये लाइव रहता है, ठीक है, लाइव, जिंदा, और ये मरा हुआ है। तो अब इसका मरे हुए कि आर स्ट्रेन कोई काम का नहीं है, लेकिन ये जिंदा वाला आर स्ट्रेन कोई काम का नहीं है, लेकिन मरा हुआ जो एस स्ट्रेन है उसका डीएनए काम का है। तो डीएनए जब इसमें होस्टिंग करता है, ट्रांसफर होता है, तो अब ये वापस से ग्लाइकोकैलिक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लाइकोकैलिक्स बना लेता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स बन गया, अब ये इफेक्टिव हो गया। क्या हो गया? इफेक्टिव। अब जो है माइस सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा निमोनिया की बीमारी से। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। एक का डीएनए दूसरे के डीएनए में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से भी ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसको देख लिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे ट्रांसडक्शन को। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका टाइप है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो सबसे पहले तो ये जिंदर और लेडरबर्ग द्वारा जो है साल्मोनेला टाइफी में जो है देखा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देखो इसमें क्या हुआ,
ट्रांसडक्शन होता क्या है, देखो ट्रांसफर ऑफ डीएनए, क्या होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि इन बैक्टीरिया, तो दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए का ट्रांसफर होगा बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के। क्या होगा बोलो, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के क्या होगा, डीएनए एक्सचेंज होगा। अच्छा, इस तो फिर बीच में कोई ऐसा आएगा जो हेल्प करेगा उनका, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या करेगा, हेल्पर क्या करेगा, एक बैक्टीरिया से डीएनए को उठा के दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। हेल्प कौन करता है, बैक्टीरियोफेज। क्या करता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो हेल्प करता है। इसको वायरस, ये वायरस ही है मान के चलो, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया तो हमको इन्फेक्ट करते हैं ना, लेकिन बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है, वायरस, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो ध्यान से, एक बैक्टीरियोफेज जो है वो कैसे दिखता है, देखो उसका एक हेड होता है, क्या होता है बोलो, हेड, और हेड के अंदर रहता है न्यूक्लियोइड्स, उसका अपना एक डीएनए होगा, वायरल डीएनए बोलेंगे जिसको। इसका एक होता है नेक, क्या होता है, नेक गर्दन होता है, ठीक है। और नेक के बाद हो जाता है तुम्हारा टेल फाइबर्स बोलते हैं, 3 की जोड़ी में रहता है। कितना जोड़ी में रहता है, 3 की जोड़ी में रहता है टेल फाइबर। ये जो टेल फाइबर होते हैं ये अटैचमेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं। ये फ्लैजेला नहीं है बैक्टीरिया के जैसे कि सब तैरेंगे, ठीक है, ऑक्टोपस के जैसे, ठीक है। ये क्या है, अटैचमेंट पॉइंट, ऐसे अटैच होते हैं, चिपक जाते हैं किसी होस्ट से अपने, ठीक है, बैक्टीरिया से, और अपना वायरल डीएनए छोड़ देते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये बैक्टीरिया नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसका एक अपना क्या है, न्यूक्लियोइड है। अब इस पर कौन बैठा, इस पर कौन बैठा, इस पर बैठा कौन, इस पर बैठ गया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैठा, उसका अपना खुद का वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए को क्या करेगा, इसमें छोड़ देगा। क्या कर देगा, इसमें छोड़ देगा। अब जब ये वायरल डीएनए को अपना इसमें छोड़ दिया, क्या कर दिया, वायरल डीएनए को इसमें छोड़ दिया, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, ये तुम्हारा बैक्टीरियल डीएनए हो गया, और ये हो गया तुम्हारा वायरल डीएनए, जो अभी अभी बैक्टीरियोफेज ने यहाँ पर छोड़ा है। अब क्या होगा, अब होगा इसका डिवीज़न। क्या हो जाएगा बोलो, डिवीज़न। और साथ में डिवीज़न जब ये होगा, देखो नीचे बना देता हूँ, ठीक है, जब डिवीज़न होगा, ठीक है, ये तो बैक्टीरिया वाला डीएनए हो गया, तो ये डिवाइड हो के, क्या हो के बोलो, डिवाइड हो के, डिवाइड हो होकर क्या होगा, एक से ज़्यादा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बोलो, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड, ये आगे बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो ये वायरल डीएनए है, कई बार क्या होगा, इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे। और ये क्या है तुम्हारा बैक्टीरियल डीएनए है। अब कुछ वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को भी क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, और इसमें अपना डीएनए का रिप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, अपने डीएनए का क्या कर देंगे, रिप्लीकेशन कर देंगे। ये देखो इसका भी डीएनए इसमें जुड़ गया, वायरस का भी डीएनए और बैक्टीरिया का भी डीएनए। यहाँ तो प्योर किसका डीएनए है, वायरस का, तो ये क्या बना लेगा, बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा बोलो, बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो गया। क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो गया। यहाँ पर जो बनेगा वो बैक्टीरियोफेज थोड़ी ना होगा, क्योंकि इसमें वायरस का भी डीएनए है, इसमें बी डीएनए भी है और वी डीएनए भी है, वायरल डीएनए भी है, तो दोनों का मिक्सअप है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर चूंकि बन रहा है, तो एक तरह का ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया विथ बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए, ठीक है, वायरल डीएनए भी है, बैक्टीरियल डीएनए भी है। अब ये जब बाहर निकलेंगे, जब ये बाहर निकलेंगे तो बैक्टीरियोफेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बैक्टीरियोफेज। लेकिन जब ये बाहर निकालेंगे तो ये बैक्टीरिया ही है, क्या है बोलो, विथ बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल जीनोम या वायरल डीएनए भी बोल सकते हैं। अब इनके अंदर और इसके अंदर भी इस तरह से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, किसके जैसा, बैक्टीरियोफेज के जैसा, लेकिन ये प्योर बैक्टीरियोफेज नहीं है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियोफेज का लक्षण भी इसके अंदर में है। अब ये क्या करेगा, ये इस बैक्टीरिया से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया से बाहर निकलने के बाद बैक्टीरिया नंबर 2 पे जाएगा। किस पे जाएगा, अब इसका खुद का देखो, बैक्टीरिया नंबर 2 का खुद का न्यूक्लियोइड्स है, और यहाँ पर ये अपना डीएनए फिर छोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ये अपना, ये बी डीएनए और वी डीएनए दोनों है इसमें, ये अपना डीएनए यहाँ पर छोड़ देगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। मतलब एक बैक्टीरिया से ये लिया इसको और दूसरे बैक्टीरिया में छोड़ दिया। कौन किया ऐसा काम, वायरस, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। तो ऐसे भी क्या होता है बोलो, रिप्रोडक्शन। तो ये कुल मिला के 3 रिप्रोडक्शन हो गए। कितने हो गए, 3 रिप्रोडक्शंस हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। जो मोनेरा है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे समझो, और उनके इंपॉर्टेंस। कहीं भी पाए जाएंगे, पैरासाइट है किसी के होस्ट के अंदर में पाए जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्रैपेनोसोमा, ठीक है, एनसीईआरटी का ट्रैपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिटी थिकनेस की बीमारी पैदा करता है, ठीक है, ट्रैपेनोसोमा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मतलब कई बार नीट में पूछा है, ठीक है। ट्रैपेनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है, तो स्लीपिंग सिकनेस का। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
पिछले वीडियो में मैंने जो है किंगडम मोनेरा के बारे में बताया, अब मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा के पास। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है देखिए कि ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स। तो हमें याद रखना है कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं। सिंगल सेल मतलब क्या हो गया बोलो, यूनिसेल्युलर। कैसे होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। और इनका सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक्स टाइप का होता है। देखिए किंगडम मोनेरा में सेल जो है प्रोकैरियोटिक टाइप का था, इसमें कैसा है, यूकैरियोटिक टाइप का है। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते थे, अब इसमें पाए जाएंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें सेल मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनेल्स होते थे उनमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता था और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते थे। इसमें पाया जाएगा, इसमें न्यूक्लियस भी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो देखिए यूकैरियोटिक में कैसा होगा, सबसे पहले चीज़ तो इसमें न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। मतलब न्यूक्लियस की चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, बाहर तरफ क्या रहेगा, मेम्ब्रेन्स रहेंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड क्या रहेगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। दूसरी चीज़ इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे। ठीक है, और वो भी कैसा रहेगा, लेयर्ड रहेगा, मेम्ब्रेन्स वाले जो है ऑर्गेनेल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा, राइबोसोम, वो 80S टाइप का होगा। देखिए मोनेरा में 70S टाइप का क्या पाया जाता था, राइबोसोम, इसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, तो कैसे होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा में एक अंतर यहाँ से एक निकल रहा है कि मोनेरा सिंगल सेल्ड होते थे, ये भी सिंगल सेल्ड है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक्स थे और ये यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें सेल वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसमें नहीं था, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और मोनेरा वाले में बैक्टीरिया में ये सब नहीं था। राइबोसोम्स कैसे थे, 80S टाइप के थे, कैसे उसमें 70S टाइप के थे, लेकिन इसमें कैसे हैं, 80S टाइप के हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो एनसीईआरटी ने लिखा है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि किंगडम मोनेरा सिंगल सेल यूकैरियोट्स तो है, लेकिन इनकी बाउंड्री जो डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटिस्टियंस होते हैं, यानी प्रोटिस्टा में जिन लोग आते हैं, उन लोगों का जो कैरेक्टर होता है वो दूसरों के साथ सिमिलैरिटी शो अप करता है। क्या करता है, सिमिलैरिटी शो अप करता है। जैसे जो प्रोटिस्टियंस होते हैं, कुछ प्रोटिस्टियंस कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो प्लांट से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लांटी किंगडम से रिलेट कर रहा है। इसी तरह कुछ प्रोटिस्टियंस ऐसे हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। अब सेप्रोफाइटिक कौन होता है, फंजाई होता है। ठीक है, तो फंजाई से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है एक हो गया आपका फोटोसिंथेसिस करने वाले, कुछ सेप्रोफाइटिक्स होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं। अब पैरासाइटिक मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब ये सीधे के सीधे एनीमेलिया से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो कुछ एनीमेलिया से भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इसीलिए इनकी बाउंड्रीज क्या नहीं है, बोलो, वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इतनी ये दो बातें बस लिखी गई एनसीईआरटी में, सिंगल सेल यूकैरियोट्स बट बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद देखिए इनमें रिप्रोडक्शन की, अगर अदर्स की बात करें, ये सब लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है, दोनों तरह का। एक तो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, तो इनमें सेल डिवीजन कैसा होगा, देखिए यूकैरियोटिक है तो मियोसिस, क्या होगा बोलो, मियोसिस। ठीक है, और माइटोसिस, दोनों तरह का सेल डिवीजन होगा, मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा। मियोसिस से क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, जो जाइगोट का आगे चल के फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन दोनों तरह का, मियोसिस और माइटोसिस। न्यूट्रिशन अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन देखिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनका न्यूट्रिशन दोनों तरह से है। ठीक है, फ्लैजेला की बात करेगा, किसकी बात करें, फ्लैजेला की बात करें तो इसमें जो है फ्लैजेला पाया जाता है ट्यूब्यूलिन का बना। किसका बना पाया जाता है, ट्यूब्यूलिन का क्या बना पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। साथ ही साथ सीलिया भी पाया जाता है। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन के बेस पर एनसीईआरटी ने इनको 5 हिस्सों में बांट दिया है। कितने से बांट दिया है, 5 भागों में। ठीक है, 5 हिस्सों में इसको डिफाइन करके बताया है। ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रिशन है 3 तरह का न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस करने वाले, सेप्रोफाइटिक और
एनिमिलिया में क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, पैरासाइटिक। तो इसके बेस पर हम इनको 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए एनसीईआरटी में इसको 5 हिस्सों में बांट कर क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, क्राइसोफाइट्स, दूसरा क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स, तीसरा क्या है, यूग्लिनॉइड, ठीक है, चौथा क्या है, स्लाइम मोल्ड, और पांचवा क्या है, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ये 5 हिस्सों में किनको बांटा है, प्रोटिस्टा को बांटा है, प्रोटिस्टियंस को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये जो तीनों दिखाई दे रहे होंगे आपके, ये जो तीनों हैं, ठीक है, तीनों कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं, सिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर प्रोटोजुआ की बात करें तो ये प्रीडेटर्स होते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, प्रीडेटर्स। ठीक है, और पैरासाइट, तो ये पैरासाइटिक होते हैं, साथ में प्रीडेटर्स के जैसे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो तीनों क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों के तीनों क्या है, फोटोसिंथेटिक टाइप के हो गए। बीच वाला जो स्लाइम मोल्ड है वो इस सेप्रोफाइटिक हो गया, और जो लास्ट वाला है प्रोटोजोआंस, ठीक है, वो पैरासाइटिक या फिर प्रेडिएटर्स टाइप के होते हैं। तो इनको ऐसे अगर ब्रॉड एरिया में क्लासीफाई करें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो फोटोसिंथेटिक वाले, एक सेप्रोफाइटिक, और एक क्या है, पैरासाइटिक या प्रेडेटर। ठीक है, देखिए, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक को जो है जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में, ये क्या होते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के बारे में कुछ चीज़ों को देखते हैं, सीधा एनसीईआरटी से उठा के देखेंगे कि एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखो इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, डाइटम और गोल्डन फिश। ठीक है, डैस्मिड्स। ठीक है, हम डाइटम के बारे में देखेंगे जो कि डाइटम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो डाइटम का जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ समुद्री पानी यानी कि मेरीन वाटर में भी क्या पाया जाएगा, डाइटम पाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा और मरीन वाटर में भी पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो इसके स्ट्रक्चर का है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, इसके बाहर में देखो ओवरलैपिंग शेल ऑफ सेल वाल पाया जाता है, यानी कि इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसा होता है, बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवरलैपिंग सेल वाल पाया जाता है, इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग सेल वाल पाया जाता है जो शॉप बॉक्स की तरह होता है। कैसा होता है, सॉप बॉक्स की तरह होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सॉप बॉक्स बनाते हैं लोग, सॉप बॉक्स की तरह होता है, यानी कि साबुन का जो डब्बा रहता है ना, ठीक है, जिसमें नीचे वाला हिस्सा रहता है फिर उसके ऊपर में ढक्कन लगाते हैं, सेम वैसे ही इनका जो स्ट्रक्चर होता है। इनका सेल वाला ऐसे ही होता है, डबल होता है, डबल लेयर्ड होता है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए होते हैं, एक दूसरे को ढके हुए होते हैं। ठीक है, जैसे डिब्बे को हम बंद करते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, इनका जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज और सिलिका का बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, सिलिका का। सेल्यूलोज और सिलिका का क्या बना हुआ होता है, इनका सेल वाल बना हुआ होता है। और देखिए सिलिका की वजह से क्या होता है, जो डाइएटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। जैसे कि पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वैसे ये भी डिग्रेडेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो होता ये है कि बहुत समय से जब इन लोग डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो मरने के बाद क्या होता है, आफ्टर डाइंग, ठीक है, अब ये डाई हो गए, मर गए। ठीक है, मरने के बाद क्या होते हैं, समुद्र के नीचे फ्रेश वाटर है तो फ्रेश नदी से तालाब वगैरह, तालाब के नीचे में से जमना शुरू हो जाते हैं और कई सालों तक जमते रहते हैं। ठीक है, और एक तरह से क्या बना लेते हैं, इसको एनसीईआरटी में लिखा है कि ये बना लेते हैं डाई एटोमेसियस अर्थ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि डाइएटम्स लोग मर के क्या हो रहे हैं, तह में, नीचे में जो है समुद्र के नीचे में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। ये मिट्टी के जैसा दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, मिट्टी के जैसा। ठीक है, मिट्टी के जैसा दिखाई देते हैं, नीचे तह में रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, डाई एटम्स। ठीक है, चलो इतना ही लिखा है। अब ये जो डाई एटोमेसियस अर्थ है, ठीक है, ये कौन बनाता है, क्राइसोफाइट्स के डाई एटम्स बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद अगर फ्लैजेला की बात करें तो इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। ठीक है, समुद्र में पाया जा रहा है तो फ्लैजेला नहीं है, तो फिर तैरेगा कैसे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, करंट वाटर यानी कि जो जलधारा होती है उसके थ्रू से इन लोग क्या करते हैं, तैरते। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जिनको हम लोग वाटर करंट के साथ पैसिवली जो फ्लोट होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, प्लांक्टन। क्या बोलते हैं, प्लांक्टन बोलते हैं। तो वही चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो फ्लैजेला नहीं पाया जाता। देखिए
इसके बाद अगर पिगमेंट की बात करें तो चूंकि मोस्ट ऑफ दैट मतलब इसमें ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, इसके अंदर जो भी आते हैं उनमें ज़्यादातर जो है फोटोसिंथेसिस वाले होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं मतलब क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसको याद रखना। न्यूट्रिशन की जैसे मैं बात किया तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक वाले होते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक कैसे करते हैं, ऑक्सीजेनिक, कैसे करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसकी इंपॉर्टेंस, ये आखिरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहला इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है जो इसके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं बोलो, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये ओशियन के क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, इनके अलावा देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या होते हैं लोग, चीफ यानी कि मुख्य, चीफ प्रोड्यूसर। ठीक है, मुख्य उत्पादक होते हैं, मेन उत्पादक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ से देखेंगे, देखिए जब ये डाई करके बहुत समय तक डाइएटोमेसियस अर्थ बना लेता है तो ये मिट्टी के जैसा तह में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और चूंकि मिट्टी थोड़ा सा खुरदुरा होता है तो इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और किसमें इस्तेमाल करते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, किसके लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, इनके फिल्ट्रेशन के लिए इसको क्या किया जाता है बोलो, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइटम। ठीक है, क्या होगा, डाई एटम। इसके बाद हम देखेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में देखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। ठीक है, ये दूसरा टाइप है जो 5 प्रकार के प्रोटिस्टियंस हैं उनको बांटा गया है, उनमें से दूसरा प्रकार क्या है, डाइनोफ्लेजिलेट्स है। ठीक है, देखिए जो डाइनोफ्लेजिलेट्स होता है उनका हैबिटाट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये मरीन वाटर होते हैं। कैसे होते हैं, मरीन वाटर, यानी कि समुद्री पानी में पाए जाए, समुद्र के पानी में पाए जाएंगे। दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसको तो पहले बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा फोटोसिंथेटिक के साथ साथ इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में येलो, ग्रीन, ब्लू और आपका ब्राउन, ये वाला ब्राउन है। ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये 4 कलर लिखे हुए हैं। ठीक है, चारों अलग अलग कलरों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, या तो येलो होगा, या तो ब्लू होगा, या तो आपका ग्रीन होगा, या ब्राउन होगा, या रेड होगा। देखिए जो रेड होता है, ठीक है, क्या होता है रेड, उसका एग्जाम्पल बुक में दिया है क्या है, देखिए गोनियोलेक्स, क्या है, गोनियोलेक्स। ठीक है, ये दिखता कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो गोनियोलेक्स होता है वो स्टिफ प्लेट से का सेल्यूलोज होता है, इसके बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, स्टिफ प्लेट होता है, इसका बना हुआ, सेल्यूलोज का बना हुआ। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स बने हुए होते हैं इनके आउटर सेल में, ये सेल वाल है इसका। ठीक है, इस तरह से कुछ सेल वाल्स इसके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखिए कि इस तरह से ग्रुप्स बने हुए हैं, एक ऊपर की तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक ऐसे, नीचे की तरफ, और एक इस तरह से ग्रुप्स बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ गया उसको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। ठीक है, और जो इस तरह से साइड साइड में जो ग्रुप्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ग्रुप। ठीक है, जो सीधे सीधे बने हुए हैं उनको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स, और जो तिरछे बने हुए हैं उनको ट्रांसवर्स ग्रुप्स बोलते हैं। अब इन्हीं ग्रुप्स में क्या पाए जाते हैं बोलो, फ्लैजेला होता है। कितने फ्लैजेला होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2, याद रखना है हमको। जो हम जो पहला वाला जो देखे थे क्रायोफाइट्स जो देखे थे उसमें फ्लैजेला नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजेला हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है और एक ट्रांसवर्जली होता है। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, इन्हीं ग्रुप्स में क्या पाया जाता है, इस तरह से फ्लैजेला, क्या पाया जाता है, फ्लैजेला। तो इस तरह के फ्लैजेला को जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स में बने हैं उनको लॉन्गिट्यूडिनली फ्लैजेला बोलेंगे, और जो ट्रांसवर्जली ग्रुप्स में बने हुए हैं उनको ट्रांसवर्जली फ्लैजेला कह देंगे। तो कितने फ्लैजेला हो गए, कुल मिलाकर 2 फ्लैजेला। कितने फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तीसरा चीज़ इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, देखिए न्यूट्रिशन को तो भी रहने देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन देखो फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेटिक है तो क्या है बोलो, ऑक्सीजेनिक होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजेनिक होगा, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा इनका न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको देखते हैं, आइए इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्टिफ प्लेट ऑफ सेल्यूलोज क्या पाया जाता है, इनके बॉडी के बाहर में सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, इसका सेल वाल है। ठीक है, तो इसका जो सेल वाल है वो किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और इसमें स्टिफ प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, और इस तरह से ग्रुप्स को हमने देखा। ठीक है,
किसका देख रहे हैं हम लोग? गोनियोलेक्स। ठीक है, अब देखिए जो गोनियोलेक्स होता है, ठीक है, कौन से कलर का होता है? रेड कलर का, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रिन। क्या पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रिन। ये पिगमेंट की वजह से ये रेड दिखता है। देखिए क्या होता है, जब ये बहुत बार डिवीजन कर लेता है, बहुत टाइम बाद डिवीजन करता है, बार बार डिवीजन करता है, और तो डिवीजन करता है तो होता है ये बहुत सारे हो जाते हैं, तो एकदम जो समुद्र की जो तह होती है वो एकदम रेड दिखाई देने लगती है। कैसे दिखती है? रेड। इसको बोलते हैं हम लोग रेड टाइड। क्या बोलते हैं? रेड टाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कैसा दिखाई देने लगता है? रेडिश, एकदम लाल दिखाई देने लगता है समुद्र, उसको क्या लिखा गया है? रेड टाइड्स हो जाता है पूरा। अब ये क्या होता है, देखो जो गोनियोलेक्स होता है वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं जब ये, तो टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन। ठीक है, ये टॉक्सिन की वजह से होता है क्या है, जो फिशेस होते हैं, ठीक है, उन लोग मर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन में भी इसका फर्क पड़ता है, ह्यूमंस लोग पैरालाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है? इफेक्ट। ठीक है, फिशेस जो रहती हैं समुद्र की वो डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं क्या होते हैं? ह्यूमंस में भी पैरालाइज, क्या हो सकते हैं? पैरालाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि इन लोग बहुत सारे हो गए हैं रेड टाइड्स और टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन का नाम देखिए क्या लिखा गया है? साक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कौन सा टॉक्सिन रिलीज करते हैं? साक्सीटॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फिशेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। ठीक है, देखो इसको और पीछे वाला जो डाइटम है उसको अगर हम कंपेयर करें क्राइसोफाइट्स को, तो क्राइसोफाइट्स जो था वो भी तो तीनों फोटोसिंथेसिस हैं, इसके अलावा जो यूग्लिनॉइड्स आएगा वो भी, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें, ठीक है, डाइएटम और इन दोनों में अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो ये जो होते हैं इनका हैबिटेट जो होता है वो मरीन वाटर प्लस फ्रेश वाटर होता है, लेकिन इनका क्या है? मरीन वाटर है। ठीक है, इसको जो है सेपरेटली याद रखेंगे। और इसके बाद जो यूग्लिनॉइड पढ़ेंगे उन लोग फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं, यूग्लिनॉइड्स को। चलिए, तो इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग यूग्लिनॉइड्स को। ठीक है, ये तीसरा टाइप है प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसमें यूग्लिनॉइड्स में एग्जांपल के तौर पे किसको लिखा गया है? यूग्लिना को। किसको? यूग्लिना। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इससे पहले जो डायनोफ्लेजिलेट्स थे वो मरीन वाटर में पाए जा रहे थे, और इससे पहले जो क्राइसोफाइट्स थे उन लोग मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में पाए जा रहे थे। पहला वाला क्राइसोफाइट मरीन और फ्रेश दोनों में, दूसरा वाला जो है डायनोफ्लेजिलेट्स जो था वो सिर्फ मरीन में, और तीसरा वाला जो है यूग्लिनॉइड ये फ्रेश वाटर में पाया जा रही है। तीनों के भी डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस देखो, पहले वाले में फ्लैजेला नहीं था, दूसरे वाले में क्या था? 2 फ्लैजेला हमने देखा था, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, इसमें भी फ्लैजेला पाया जाता है। देखो ठीक है, सीधा चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। देखो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? ये अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले देखो सेल वाल इसमें नहीं पाया जाता, इसको याद रखना। ठीक है, सेल वाल की जगह में क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ठीक है, और ये जो पेलिकल होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। किसको? यूग्लिनॉइड्स को। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बाहरी है, बाकी तो अंदर का स्ट्रक्चर तुम्हारा यूकेरियोटिक कोशिका के जैसा ही रहेगा। ठीक है, फ्लैजेला की मैंने जैसे कहा कि इसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है? एक छोटा रहता है और एक बड़ा। ठीक है, और कैसे फ्लैजेला होते हैं? एपिकल होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? एपिकल फ्लैजेला, ऊपर टॉप में रहेंगे। ठीक है, 2 रहेंगे, छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। इससे पहले डायनोफ्लेजिलेट्स में 2 फ्लैजेला थे, एक ट्रांसवर्जन था और एक तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल था। ठीक है, छोटा बड़े वाला बात नहीं थी, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्जल था। इसमें कैसा है? स्मॉल है और लार्ज है। और इससे पहले जो क्राइसोफाइट्स की बात करें तो उसमें तो फ्लैजेला था ही नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पिगमेंट की बात करें तो ये जो है हायर प्लांट के जैसा इसमें पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, बाकी लोगों में क्लोरोफिल ए ही था, लेकिन इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है। न्यूट्रिशन इनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है? देखिए, जब तक सनलाइट है, क्या है बोलो? जब तक सनलाइट है तब तक ये ऑटोट्रॉफिक्स के जैसा बिहेव करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जब सनलाइट है तब तक, लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, तो ये प्रीडेटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रीडेटर बन जाते हैं। और एनसीईआरटी में लिखा है ये अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, है ना? भक्षण करते हैं, प्रीडेट करते हैं। ठीक है, खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो न्यूट्रिशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी लोगों में। बाकी दोनों कैसे थे? दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक थे, ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफिक थे। ये भी ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन तब है जब सनलाइट है। तो
लेकिन अगर सनलाइट गया मतलब ये ऑटोट्रॉफिक की जगह में क्या हो जाता है बोलो, हेटेरोट्रॉफिक्स हो जाते हैं और प्रेडेटर बन जाते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा स्लाइम मोल्ड, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं, तीनों में अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्राइसोफाइट्स था, दूसरा आपका डायनोफ्लैजिलेट्स था और तीसरा आपका ये यूग्लिनॉइड है। तीनों में कुछ बेसिक अंतर है, उनको हमको समझना है। ठीक है, पहला बेसिक अंतर तो हैबिटाट का है। क्या है, हैबिटाट का है। हैबिटाट देखो, पहला वाला जो क्राइसोफाइट्स था उसमें फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों था। दूसरा वाला जो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा उसमें मरीन वाटर था। तीसरा हमने यूग्लिनॉइड पढ़ा, इसमें ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हम सेल वॉल की अगर बात करें, किसकी बात करें बोलो, सेल वॉल की बात करें, तो क्या पहले वाले में सेल वॉल था, क्या पहले वाले में सेल वॉल था। ठीक है, पहले वाले में सेल वॉल किसका बना हुआ था, सेल्यूलोज और सिलिका का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, सेल्यूलोज और सिलिका का बना हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो डायनोफ्लैजिलेट्स देखें, डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टिप प्लेट क्या चीज़ का था, सेल्यूलोज का था, मतलब उसमें खाली सेल्यूलोज का क्या बना हुआ था, सेल वॉल बना हुआ था। ठीक है, और इसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, बल्कि सेल वॉल की जगह में क्या है, एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर हम फ्लैजेला से ले सकते हैं। पहले वाले में कोई भी फ्लैजेला नहीं था, क्राइसोफाइट्स में कोई भी फ्लैजेला नहीं, डायटम में कोई भी फ्लैजेला नहीं। दूसरे वाले की अगर हम बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजेला, कितने फ्लैजेला, दो, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्जली। ठीक है, इसमें भी दो फ्लैजेला, लेकिन एक स्मॉल और एक लार्ज, एक स्मॉल और एक लार्ज। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर पिगमेंट की बात करें, ठीक है, क्लोरोफिल की बात करें, तो क्लोरोफिल ए दोनों में पाया जाता था, लेकिन इसमें ए के साथ बी भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, ए के साथ बी भी पाया जा रहा है। ठीक है, अगर चौथा अंतर अगर हम न्यूट्रिशन का कर दें, किसका कर दें, न्यूट्रिशन का कर दें, तो पहला वाला तो ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉफिक था, दूसरा वाला भी था, लेकिन इसका जो न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। सनलाइट है तो ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट नहीं है तो प्रेडेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे अंतर हैं। ठीक है, किसके बीच में, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के बीच ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस को हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्लाइम मोल्ड के पास। ठीक है, स्लाइम मोल्ड को देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। देखो ये कैसे होते हैं, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सेप्रोफाइटिक होते हैं, इसको मैंने पहले आपको बता दिया, हेटेरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, दूसरे डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स में पाए जाते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स और उसके जो है टहनियाँ और पत्तों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका हैबिटाट है। ठीक है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्योंकि सेप्रोफाइट्स है, हेटेरोट्रॉफिक्स है, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, बाहर में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे। ठीक है, देखो फेवरेबल कंडीशन में लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद ग्रो करते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं स्लाइम मोल्ड है, जो आगे क्या किया, ग्रो हो गया, ग्रो हो गया किसमें, प्लाज्मोडियम में। किसमें हो गया, प्लाज्मोडियम में ग्रो हो गया। ठीक है, ये सब फेवरेबल कंडीशन में होता है जब वो खाते पीते रहता है बढ़िया से, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो धीरे से वो क्या हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में। और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या बनता है, स्पोर बनते हैं, और स्पोर से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये स्पोर्स जो है फिर अपने बॉडी से, फ्रूटिंग बॉडी से अलग होकर नया स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले होते हैं, ये आसानी से खराब नहीं होते। ठीक है, कई सालों तक जो बने रहते हैं। अगर मान लो इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, स्पोर को क्या नहीं मिला, स्पोर को अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो ये स्पोर्ट्स के रूप में ही बहुत टाइम तक, कई सालों तक रह सकते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो स्लाइम मोल्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, स्लाइम मोल्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लाइम मोल्ड्स। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोटोजोआंस। चलिए इसके बाद देखते हैं आखिरी टाइप है प्रोटोजोआंस का। ठीक है, ये क्या है, प्रोटिस्टा का आखिरी टाइप है प्रोटोजोआंस। देखो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, और साथ में प्रेडेटर्स, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, प्रेडेटर्स भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। और ये रिलेशन एनिमेलिया से रिलेट करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक है तो एनिमेलिया से रिलेट करेगा ही। ठीक है, चलो इसके बाद इसके लोकोमोशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 4 टाइप्स में देख सकते हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको 4 तरह से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला तो है एमीबॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि एमीबॉइड प्रोटिस्टियन, दूसरा या एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, दूसरा फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआंस, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और चौथा स्पोरोजोआंस प्रोटोजोआंस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एमीबॉइड में। ठीक, आपने अमीबा का नाम तो सुना ही होगा, 10वीं 9वीं क्लास में पढ़ा ही होगा। तो अमीबॉइड में अमीबा आते हैं। ठीक है, एंट अमीबा वगैरह आते हैं। देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है सीडो होता है, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, और इनमें कुछ इस तरह से ग्रुप्स पाए जाते हैं निकले हुए, इनको सीडोपोडिया बोलते हैं। इन सीडोपोडिया के थ्रू से इन लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, यानी कि चलते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, नमी वाले मिट्टियों में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका जो ये मरीन लिखा है ना, मरीन, ठीक है, क्या लिखा है, मरीन,
यानी कि समुद्र के में जो पाए जाने वाले जो एमीबॉइड्स होते हैं उनमें सिलिका का शेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका का शेल, कवर पाया जाता है बाहर में। ठीक है, दूसरा चलते हैं फ्लैजिलेट्स के बारे में। फ्लैजिलेट्स में चलते हैं। फ्लैजिलेट्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें कुछ इस तरह से फ्लैजेला रहता है। ठीक है, और इन फ्लैजेला के थ्रू से इन लोग क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्री लिविंग है, कहीं भी पाए जाएंगे। पैरासाइट है, किसी के होस्ट के अंदर में पाए जाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, एनसीईआरटी का ट्रेपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी पैदा करता है। ठीक है, ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मतलब कई बार नहीं, नीट में पूछा है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है करके, तो स्लीपिंग सिकनेस करके। ठीक है, इसके बाद तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस में हम किसको रखते हैं? हम पैरामीशियम को रखते हैं, आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये चप्पल के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से, और इसमें न्यूक्लियस बीच में होता है। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है, इसलिए सिलिएटेड है। और ये सिलिया से लोग क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इनके मध्य में इस तरह से जो माउथ पाया जाता है और नीचे में थोड़ा एनल रहता है। क्या रहता है? एनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, ये पैरामीशियम। ठीक है, चौथा क्या है आपका? स्पोरोजोआंस। क्या है? स्पोरोजोआंस। इसमें क्या आते हैं बोलो? ऐसे प्रोटोजोआंस आते हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे? स्पोर का। वो स्पोर क्या रहेगा? पैरासाइट होगा। क्या होगा? एक तरह का स्पोर पैरासाइट होगा। वो देखो अपने लाइफ साइकिल में लोग क्या करते हैं? स्पोर्स पैदा करते हैं। स्पोर्स क्या होता है? पैरासाइटिक होता है, बॉडी के अंदर जाके बीमारी पैदा करता है, जिसको हम लोग मलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलेरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? मलेरिया। ठीक है, तो ये मलेरिया फैलाने वाला जो प्रोटोजोआंस है वो स्पोरोजोआंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है किंगडम प्रोटिस्टा जो है खत्म होता है। इसके बाद हम आगे जो है किंगडम फंजाई देखेंगे। ठीक है।